हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिगार्डिंग एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। इसके पहले कंप्लीट हो गया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को और काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर जाके देखें। और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप ज़रूर जाइए, देखिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और ज्योग्राफी का भी डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसको भी जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। रॉबर्ट क्लाइव हैड इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइंग मैप ऑफ इंडिया टू होम। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसको सौंपा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइंग मैप ऑफ इंडिया? ये हमें बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है जॉर्ज म्यूलर, चार्ल्स वुड, आर्थर ज्यूक एंड जेम्स रेनेल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द रॉबर्ट क्लाइव टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। तो ये दिया गया है जेम्स रेनेल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ही प्रोड्यूस सम ऑफ द फर्स्ट एक्यूरेट मैप ऑफ द बंगाल और सर्व एज, उसको क्या कहा जाता था, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉर्ड क्लाइव? लॉर्ड क्लाइव के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1765। ही लेड ब्रिटिश इन बैटल ऑफ प्लासी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले तो गवर्नर जनरल नहीं होगा, गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल का जो टाइटल था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे गलत हो जाता है, और सेकेंड 1765 में नहीं था, उसका जो पीरियड था वो 1757 टू 760 के बीच में था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो बैटल ऑफ प्लासी को लीड करते हैं, और गवर्नर था वो बंगाल का 1757 से 1760 के बीच में। और उसके रेन में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बैटल जीत जाती है, जो कि बैटल ऑफ प्लासी होता है और बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर होता है आपका कब, 1765 में, ये ध्यान रखना है। बैटल ऑफ प्लासी होते हैं 1757 में, 23 ऑफ जून को। और दोनों बैटल में कौन जीतता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और उसको रीअपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल 1765 में। और उसी के टाइम पे क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। ऑफिस जो गवर्नर जनरल का होता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है, और 1774 में पहले जो गवर्नर जनरल होते हैं वो बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं, ना कि रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट है वो बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। और वो जो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं वो सक्सेसफुली नहीं, एक्चुअली जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो सक्सेसफुली लेड करते हैं किसको, बैटल ऑफ प्लासी को। दिस बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन बंगाल, क्योंकि बंगाल का जो रूलर था, बंगाल का जो नवाब था वो हार जाता है। बंगाल का नवाब का नाम रहता है सिराजुद्दौला, ठीक है। ये सब हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें। द ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड बाय। तो ड्वेल सिस्टम जब बंगाल में आता है वो किसके टाइम पे आता है, ये हमें बताना है। तो ड्वेल सिस्टम जो आता है बंगाल में, दीवानी और कौन सा, निजामत राइट, ठीक है। तो ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो बंगाल का स्टार्ट होता है किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये स्टार्ट होता है, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें दो सिस्टम लाए जाते हैं, ड्वेल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि सेम पर्सन एक्टेड एज अ डिप्टी दीवान ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी एंड द डिप्टी सूबेदार ऑन द बिहाफ ऑफ नवाब। तो ध्यान रखेंगे कि सेम पर्सन को नियुक्त किया, एक्ट करते थे किस बात के लिए, डिप्टी दीवान कंपनी का और डिप्टी सूबेदार नवाब का, ठीक है। It held a great advantage for the British as they enjoyed power without responsibility, क्योंकि पावर उनको मिल तो गया था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कुछ नहीं करना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठिका बंगाल के नवाब के ऊपर चढ़ दिया गया था, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? तो ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम को कौन बंगाल में एबॉलिश करता है ये हमें बताना है। तो वो नन अदर देन वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं। जो ड्वेल सिस्टम जो होता है बंगाल को, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, उसको अबोलिश कर दिया जाता है किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और इसी के साथ ही क्या होता है, बंगाल जो होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है किसके अंतर्गत? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑथोरिटी जो होता है बंगाल के नवाब का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो खत्म हो जाता है और एबॉलिश कर दिया जाता है ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम को बंगाल से। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी इन कैलकाटा, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो जब एस्थेटिक सोसाइटी इन कैलकाटा में एस्टेब्लिश हुआ था तो कौन था उस टाइम का गवर्नर जनरल, ये हमें बताना है। तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1784 में क्या होता है, एस्थेटिक सोसाइटी इन कोलकाता में, कैलकाटा, उस टाइम कैलकाटा था, उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल बंगाल के होते हैं वो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम को अबॉलिश किया था बंगाल से, ये आपने देखा। ठीक है, और वो पहले गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के। ये भी हमने देखा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल चेंज हो जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स होता है वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। ही वॉज ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट हमने कई बार देखा कि ओरिएंटलिस्ट जो सपोर्ट करते थे एशियन कल्चरल सिस्टम को, एशियन एथनिक सिस्टम को, एशियन एजुकेशन सिस्टम को जो प्रमोट करते थे, जो ट्रेडिशनल सिस्टम की बातें क्या करते थे, वो ओरिएंटलिस्ट हुआ करते थे। जबकि एंग्लिसिस्ट जो वेस्टर्न एजुकेशन को सुपीरियर मानते थे। तो ये सारी कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड प्रोमोटेड द स्टडी ऑफ ईस्टर्न लिटरेचर एंड कल्चर, क्योंकि वो कौन था? ओरिएंटलिस्ट था। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार्ल्स कर्नवालिस was the Governor General of India in 1793. During his tenure, many reforms were introduced. Mahalwari system was implemented during his reign. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो एक्चुअली पहला तो बिल्कुल सही है कि चार्ल्स जो कर्नवालिस होता है उसका जो पीरियड होता है 1786 से 93 के बीच में होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होता है, गवर्नर जनरल ऑफ, एक्चुअली आप बंगाली कहेंगे क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आता है कब? 1833 में। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है 1786 से 1793 के बीच में। कौन? चार्ल्स कर्नवालिस। ड्यूरिंग हिज रिफॉर्म्स मेनी रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस। बिल्कुल, इसके टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और उनमें से एक था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था, मतलब लाया गया था किसके टाइम पे? इंट्रोड्यूस किया गया था चार्ल्स कर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसको सनसेट लॉ भी कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखना है, रेवेन्यू सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ हमने पिछले क्लास में। परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, और आपका रैयतवाड़ी सेटलमेंट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। महलवारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग हिज रेन। नहीं, महलवारी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी के टाइम पे आया था, हॉल्ट मैकेंजी के टाइम पे आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसके टाइम पे नहीं आया था, हॉल्ट मैकेंजी के टाइम पे 1822 में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वैसे तो गवर्नर जनरल ऑफ वो बंगाल था, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, चार्ल्स कर्नवालिस जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। उसका टेन्योर जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते हैं उसके टाइम पे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है परमानेंट सेटलमेंट उसी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, लाया जाता है। 1793 में पुलिस रिफॉर्म्स भी लाया गया था उसके टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, एट ए टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वेर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ द नेपोलियन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन इंडिया? हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन द एम्पायर्स इन यूरोप वेर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ द नेपोलियन। तो नेपोलियन के माइट के सामने जब पावर जो था यूरोप का वो क्रम्बल हो रहा था, तो कौन से गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश फ्लैग को फ्लैग हाई करवाया था? ये हमें बताना है। तो वो होते हैं नन अदर देन लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो होते हैं वो जो ब्रिटिश फ्लैग होता है उसको हायर फ्लाई करवाते हैं।
ठीक है। और वो उस टाइम पे कौन होते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह सकते हैं। लॉर्ड कर्नवालिस का जो पीरियड रहता है वो 1798 से 1805 वाला पीरियड रहता है। और इसी टाइम पे यूरोपियन पावर जो होता है इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो काफ़ी डिफीट फेस कर रहे थे। किससे? नेपोलियन से, ठीक है। However, under Wellesley, who devised the system of subsidiary alliance in 17, हाँ तो वेलेस्ली ने ही सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो वेलेस। ये भी एक टाइम का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि इसके अंतर्गत जो ब्रिटिशर्स होते थे अपने कुछ ऑफिसर्स को किनके कोर्ट में रख देते थे? प्रिंसली स्टेट के कोर्ट में रख देते थे और उनको बोलते थे कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे? जो अदर पार्टी है, मतलब अदर प्रिंसली स्टेट है और अदर फॉरेनर स्टेट है, उनसे वो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बदले में ये जो भी ऑफिसर रहेगा इसका जो भी खर्च होगा वो कौन करेगा? वो प्रिंसली स्टेट के द्वारा किया जाएगा। सेकेंड, ये भी किया गया था कि कोई भी ट्रीटी वो बिना ब्रिटिशर्स के पूछे वो दूसरे के साथ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लाई गई थी सब्सिडरी अलायंस के द्वारा। और ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म फोर्सेस वेर एबल टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन इंडिया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो सिंध का जो कन्क्वेस्ट था वो किसके टाइम पे कंप्लीट हुआ था ये हमें बताना है। तो वो होते हैं लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे क्या होता है कि सिंध को ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है? कन्क्वेस्ट कर लिया। एक्चुअली जो सिंध का जो कन्क्वेस्ट होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि रसिया से ब्रिटेन को डर होता है, ठीक है। और डर होता है और उसको लगता है कि अफगानिस्तान के थ्रू जो होता है रसिया जो है वो अटैक कर लेगा इंडिया के ऊपर। आपको पता है इधर अफगानिस्तान से भी हमारा, और वैसे तो पहले पाकिस्तान भी था तो डायरेक्ट अफगानिस्तान से टच था हमारा सॉरी। और सिंध जो है आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले पार्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि उनको डर था कि रसिया जो है वो अटैक कर लेगा और रसिया से बचने के लिए वो क्या कर लेते हैं? सिंध पे कब्जा कर लेते हैं, सिंध को कन्क्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे ये कन्क्वेस्ट होता है। इट वाज अकम्प्लिश इन 1843 और ये कौन सा पीरियड होता है? 1843 का पीरियड होता है और अकर्ड एज अ रिजल्ट ग्रोइंग एंग्लो रशियन राइवलरी, जो कि एंग्लो रशियन राइवलरी इंक्रीज हो रही थी यूरोप में, उससे बचने के लिए। द कंसिक्वेंट ब्रिटिश फियर दैट रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1853 बिटवीन, तो ये तो सबको पता ही होता है। एक्चुअली ये इतना वन लाइनर फैक्ट है, सारे एग्जाम्स में पूछे गए। तो पहला रेलवे लाइन जो 1853 में चला था तो कौन से 2 स्टेशन के बीच में चला था? तो वो स्टेशन था बॉम्बे और थाने। बॉम्बे और थाने के बीच में चला था। ध्यान में एक चीज़ और रखना है कि उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी बंगाल नहीं इंडिया होगा, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, जिनका पीरियड था 1848 से 1856 के टाइम। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इनके टाइम पे ही आया था, इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट को। तो फर्स्ट रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच में चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। 1848 से 1856 तक उनका टेन्योर रहता है और इंट्रोड्यूस करते हैं वो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी प्लान्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू, तो लॉर्ड डलहौजी जो है उनका प्लान होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए रेलवे नेटवर्क को इंडिया में, और वो उसका मेन रीज़न क्या होता है ये हमें बताना है। इजली प्रोक्योर एंड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, प्रोवाइड अ प्रॉफिटेबल चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिश कैपिटल, बोथ ए एंड बी प्रोवाइड चीप एंड इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। और डी नंबर तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाता है कि वो चीप इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मतलब कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने का लिए
ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। ऑल्दो इसका पॉजिटिव जो कंसिक्वेंस होता है कि कम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाता है, नेशनलिज्म की भावना जो होती है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाती है रेलवे के आने के बाद। तो यस, इसका इम्पॉर्टेंट रोल तो रहा है हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था अपने फ़ायदे के लिए कि वो इंडिया के इंटीरियर में जाके क्या करें, वहाँ के जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके सोर्सेज को पता लगे और उसको एक्सपोर्ट करें, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। चल रहा था ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड, ठीक है, और अपने जो वो एक्सपोर्टेड करते थे अपना चीप मटेरियल्स, उसको मार्केट भी तो चाहिए था। और इसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर सकता था? रेलवे। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि इजिली प्रोक्योर एंड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, प्रोवाइड ए प्रॉफिटेबल चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ब्रिटिश कैपिटल, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किसके टाइम पे होता है? पहला हमने देखा बॉम्बे से थाने के बीच में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। और रेलवे नेटवर्क जो है वो प्लान होता है लॉर्ड डलहौजी की द्वारा। प्राइमरीली उनका व्यू होता है लिंक करना इंडिया के रॉ मटेरियल सोर्सेज को जो कि इंटीरियर एरिया में थे विद द पोर्ट्स ऑफ द एक्सपोर्ट। पोर्ट्स को गेटवे सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट सोर्स और डेस्टिनेशन आप बोल सकते हैं रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, ये जो कोस्टल रीजन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था किसके लिए? कॉलोनियलिज्म के लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए, ठीक है, कॉलोनियलाइजेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। विथ एनुअल गारंटीड रिटर्न it was also intended to provide a profitable channel of investment for British capital. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब, उसके रिगार्डिंग हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है वर्क ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज बिगन इन 1839। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कैपिटल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे वाज नेग्लिजिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ग्रैंड ट्रंक रोड था कैलकाटा से दिल्ली, वो स्टार्ट होता है 1839 में। द कंट्रीब्यूशन जो होता है इंडियन कैपिटल का कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे में वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, ये भी बहुत सही है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। और कंप्लीट होता है ग्रैंड ट्रंक रोड का जो फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है 1850s के पीरियड में, ठीक है। इंटायर अमाउंट जो होता है 350 करोड़ इन्वेस्ट होता है और ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को द्वारा इंडियन कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग ओनली अ नेग्लिजिबल शेयर ऑफ इट। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एट्रीब्यूट है किस चीज़ के लिए? रेलवेज और टेलीग्राफ का डेवलपमेंट के लिए। इन्वेस्टर्स वेर गारंटेड अ मिनिमम ऑफ 15% रिटर्न। द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड हर पीपल वेर नॉट केप्ट इन forefront. The first telegraph line was opened in 1853 between Calcutta and Agra. आगरा नहीं है एक्चुअली, ये आगरा है। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 5% रिटर्न की बात की जा रही थी, ना कि 15% की, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स वेर गारंटेड अ मिनिमम ऑफ 5%, नॉट कि 15%। तो इसीलिए हमारा पहला गलत। द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड हर पीपल वर नॉट केप्ट इन फोरफ्रंट। बिल्कुल सही बात है कि उनको कुछ मतलब नहीं था इंडियन से, वो बस अपने इंटरेस्ट की बातें किया करते थे। उनको चाहिए था रॉ मटेरियल, उनको चाहिए था मार्केट और उनको चाहिए था प्रॉफिट, और ये सारी चीज़ों के लिए वो रेलवे और टेलीग्राफ के डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे थे। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज ओपनड इन 1853 बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा। तो कैलकाटा और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन जो होता है वो 1853 में आता है। ये भी आपको ध्यान रखिए, 1853 में ही मुंबई से थाने रेलवे लाइन भी चलती है। डलहौजी इंट्रोड्यूस अ पोस्टेज स्टैम्प। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार स्टेटमेंट मतलब इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। Primary consideration behind this development were to serve economic, political, military interests of the British imperialism। ठीक है, तो ब्रिटिश imperialism का क्या था कि उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरेस्ट को सर्व किया जाए। ब्रिटिशर्स वेयर established an efficient and modern postal system और इंट्रोड्यूस करते हैं वो क्या, टेलीग्राफ सिस्टम को। पहले टेलीग्राफ लाइन होता है आगरा से कलकत्ता के बीच में 1853 को, और ये डलहौजी के दौरान है। और 5% एनुअल रिटर्न की बात की जाती है। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 13th नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच, बाय।